हेलो बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लासेज भाई भूपेंद्र यादव में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। तो आज हम बात करेंगे मृदा कोलाइड्स में, जो हमारा मृदा कोलाइड चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 3। तो उसमें आज हम बात करेंगे मृदा कोलाइड के प्रकार की। तो मृदा कोलाइड जो हैं वो मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 अकार्बनिक कोलाइड और नंबर 2 कार्बनिक कोलाइड। अब जो अकार्बनिक कोलाइड हैं इनको ह्यूमस भी कहा जाता है। कार्बनिक कोलाइड को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। लेकिन जो अकार्बनिक कोलाइड्स हैं इनको 2 भागों में बांटा है, सिलिकेट क्ले और दूसरा होता है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें जो यहाँ पर पढ़नी है वो ये पढ़नी है सिलिकेट क्ले, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं पढ़नी है, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। ओनली ये है सिलिकेट क्ले। तो सिलिकेट क्ले और उसके बाद ह्यूमस आ जाएगा, है ना। तो आज हम बात करेंगे सिलिकेट क्ले की। तो सिलिकेट क्ले हैं, क्ले का मतलब मृत्तिका। तो सिलिकेट मृत्तिका जो है वो 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 केओलिनाइट, नंबर 2 मोंटीमोरिलोनाइट और नंबर 3 इलाइट। इसको हाइड्रस माइका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब हम इनका डिटेल पढ़ते हैं कि ये अकार्बनिक कोलाइड्स क्या हैं। तो देखिए, इनको खनिज कोलाइड भी कहते हैं। किनको? अकार्बनिक कोलाइडों को। इनमें मुख्य रूप से मृत्तिका होती है। मृत्तिका के कणों का व्यास 2 माइक्रोन से भी कम होता है। माइक्रोन का मतलब होता है 0.002 mm, 2 mm मिलीमीटर, यानी इससे भी छोटा होता है। और इनको 2 भागों में बांटा है, सिलिकेट क्ले और एल्यूमिनियम व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिलिकेट क्ले की बात करते हैं। तो सिलिकेट क्ले की जो संरचना है इसमें सबसे पहले आता है इसका रूप। इसके कण प्लेट्स के समान, जो प्लेट होती हैं उनके जैसे पतली परतों के समान षटभुजाकार और अनियमित छड़नुमा पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड आता है इसमें सतह क्षेत्रफल, यानी पहले रूप देखा इसका रूप कैसा है, सतह कैसी है, इनके प्लेट्स के आकार कैसे हैं, एक तरीके से किस तरीके के पाए जाते हैं। फिर है सतह का क्षेत्रफल। मृत्तिका के कण जो हैं बहुत बारीक होते हैं, अतः इनका क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कणों के छोटे होने के कारण क्षेत्रफल अधिक होता है। इसके बाद आता है विद्युत आवेश। इनके कणों पर, सिलिकेट क्ले जो होते हैं इनके कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अंदर की परत ऋणावेशित और बाहरी परत हो जाती है कैसी? धनावेशित। इसके बाद आता है अधिशोषित आयन, है ना। चौथा भाग है, पहला तो था रूप, उसके बाद सतह क्षेत्रफल, फिर विद्युत आवेश, और अब चौथा पार्ट आता है हमारा अधिशोषित आयन, यानी कि हम इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। अब अधिशोषित आयनों का क्या होता है देखिए, मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश होता है, इसकी वजह से धनायन क्या हो जाते हैं, इन पर अधिशोषित हो जाते हैं। और ये धनायन जो है उस सतह पर अस्थिर रूप से रहते हैं। तो अस्थिर रूप में अधिशोषित रहने से दूसरे धनायन द्वारा विस्थापित भी हो जाते हैं। मतलब जब सिलिका धनायनों को अधिशोषित करती है तो वो उसकी सतह पर आ जाते हैं, लेकिन जब दूसरे धनायन और आते हैं तो ये पहले वाले विस्थापित हो जाते हैं। इसको धनायन विनिमय भी कहते हैं। इसके बाद मृत्तिका का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में जो खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से या खनिजन की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में, केओलिनाइट, मोल्टीमोरिलोनाइट और तीसरी हो जाएगी इलाइट। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहले हम बात कर रहे हैं केओलिनाइट की। केओलिनाइट कैसी होती है, इसकी संरचना किस तरीके की होती है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। जो केओलिनाइट मृत्तिका या केओलिनाइट क्ले होती है, इसमें क्या पाया जाता है? केओलिनाइट नाम का खनिज पाया जाता है। इसके कण क्रिस्टलीय इकाइयों से बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में। आकार जो है वो क्रिस्टलों के रूप में, जैसे बर्फ़ की सिल्ली को तोड़े तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय इकाई होती हैं। इसमें जो क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टलीय इकाइयों में एक परत एल्यूमिना की, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3,
और दूसरी परत सिलिका की होती है। तो इस प्रकार की जो संरचना है मृत्तिका की, उसको 1:1 टाइप की भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एल्यूमिना की परत होती है और एक सिलिका की परत होती है, इसलिए इसको 1:1 टाइप की संरचना कहते हैं। एल्यूमिना और सिलिका की परतें जो हैं ये आपस में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा मजबूती से जुड़ी होती हैं और इनकी बाहरी सतह जो है वो क्रियाशील होने के कारण इन पर धनायन अवशोषण की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है, इसलिए जो धनायन है उनका अधिशोषण जो है वो कम होता है। और सुघट्टता, पीछे पढ़ चुके हैं इन गुणों को, सुघट्टता, संसंजन, फैलाव और संकुचन के गुण भी इनमें कम पाए जाते हैं। इसका जो संरचना सूत्र है ये ध्यान रखना है, 1 नंबर में अलग से पूछा जाता है। सिलिकेट किले का संरचना सूत्र होता है Al4Si4O10 और OH का होल 8, ये फॉर्मूला होता है सिलिकेट किले का। तो अब ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा था कि ये जो मृत्तिका है ये 1:1 टाइप की होती है। तो देखो इसमें एक एल्यूमिना की परत, दूसरी सिलिका की परत, उसके बाद फिर एल्यूमिना की परत, फिर सिलिका की परत, इस तरीके से परतें आती रहती हैं। और इनकी जो ये दोनों परतें हैं एल्यूमिना और सिलिका की, ये ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही ये जुड़ती हैं। और इनके बीच में जो ये अप्रसारित दूरी है ये कम होती है और इनके ऊपर धनायन जो है वो आ जाते हैं जो कि अस्थिर होते हैं और ये क्या है, दूसरे धनायनों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इसी को कहते हैं धनायन विनिमय। तो ये हो गई इसकी संरचना और उसके बाद ये फॉर्मूला, दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना। इसके बाद में सेकंड आती है मोंटीमोरिलोनाइट। इसका प्रमुख खनिज, जैसे उसमें था प्रमुख खनिज उसका तो था केओलिनाइट और इसका प्रमुख खनिज होता है मोल्टीमोरिलोनाइट, इसी कारण इसका नाम भी मोंटीमोरिलोनाइट ही है। और केओलिनाइट में केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। तो इसके कण क्रिस्टलन इकाइयों से बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 तो सिलिका की परत होती है और 1 एल्यूमिना की होती है। वहाँ तो एक थी, यहाँ दोनों हैं, तो 2 सिलिका की परत और 1 एल्यूमिना की परत होती है। इनमें एल्यूमिना परत के बीच में सिलिका परतें इसके दोनों ओर होती हैं, मतलब बीच में तो आती है एल्यूमिना की और सिलिका की आती है, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए इसको कहते हैं 2:1 टाइप की मृत्तिका। कौन सी? 2:1 टाइप की मृत्तिका। तो सिलिका और एल्यूमिना की जो परतें हैं वह आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा कमजोर बंध से बंधी रहती हैं। इसमें भी धनायन अधिशोषण क्षमता उसमें तो कम होती थी और इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि ये धनायनों को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, क्योंकि इसकी जो आंतरिक और बाहरी सतह वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। और अप्रसारित दूरी जो है वो भी इनमें कैसी हो जाती है, उनमें तो होती थी कम और इनमें अप्रसारित दूरी जो है वो अधिक हो जाती है। और ये क्या है, इनमें पानी देने पर तो फूल जाती हैं, लेकिन सूखने पर, इनमें सिकुड़ने पर दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए जुताई करने में कठिनाई आती है। इसका भी संरचना सूत्र ध्यान रखना, Al4Si8O20 OH का होल 4 है। वहाँ और इसमें क्या अंतर है, वहाँ Si4 था, O10 था और OH का होल 8 था, लेकिन यहाँ Al4Si8O20 और OH का होल 4 है। तो देखो इसकी संरचना, हमने कहा था कि 2 सिलिका परतें एल्यूमिना को घेरे रहती हैं, एक बीच में एल्यूमिना की आएगी और ऊपर और नीचे क्या आ जाएंगी, सिलिका की, इसीलिए इसको 2:1 मृत्तिका कहते हैं, है ना। और इसके बीच में जो ये है, ये ऑक्सीजन जो है इनको क्या है, बांध के रखती है, ऑक्सीजन बंधों के द्वारा ये बंधी रहती है। प्रसारित दूरी अधिक होती है ना, जैसे ऊपर ऐसे ही सेम एल्यूमिना बीच में और सिलिका ऊपर और नीचे आ जाती हैं। तो इनमें भी धनायन विनिमय जो है वो होता रहता है। इसके बाद में तीसरी आती है इलाइट या हाइड्रस माइका। इलाइट या हाइड्रस माइका, तो इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है, मतलब जो खनिज पाया जाता है उसी के आधार पर इसे क्या कहते हैं, मृत्तिका का नाम दिया गया, है ना। तो इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है और इसमें भी इलाइट के कण जो है वो क्रिस्टलन इकाइयों से बनते हैं। तो सब के सब कैसे बनते हैं, क्रिस्टलन इकाइयों से। जो 2 सिलिका परतें, तो इसमें 2 तो सिलिका की परतें होती हैं और एक होती है इसमें एल्यूमिना की। तो इसमें जो एल्यूमिना की परत है वो दोनों ओर से किससे घिरी होती है, सिलिका से घिरी होती है। और इसकी संरचना को भी 2:1 टाइप की संरचना कहते हैं। इसके कण मोंटीमोरिलोनाइट से तो बड़े होते हैं, जिससे इसकी संरचना में
2 इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीमोरिलोनाइट से इसके कण बड़े होने के कारण इनकी संरचनाओं के मध्य में पोटेशियम और पाया जाता है। तो प्रसारीय दूरी जो है वो कम होती है। तो इसकी प्रसारीय दूरी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अतः सुघट्टता, ससंजन, फैलाव, संकुचन, ये जो गुण हैं ये केओलिनाइट से तो अधिक होती हैं, लेकिन मोंटीमोरिलोनाइट से कम होते हैं। और संरचना सूत्र की बात करें तो उसमें मोल्टीमोरिलोनाइट और इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो मोल्टीमोरिलोनाइट जो है और इलाइट जो है, इनका सूत्र लगभग सेम होता है, सिर्फ के का फर्क होता है पोटेशियम का। तो पोटेशियम के Al4SI8O20 OH का होल 4, ये हो जाता है किसका? इलाइट का सूत्र। तो ध्यान रखना बेटे, इलाइट के सूत्र में के जुड़ रहा है, मोल्टीमोरिलोनाइट में के को हटा दो, ये बन जाएगा। और अगर हम बात करते हैं केओलिनाइट की, तो उसमें Al4 है, के नहीं होगा, Al4 है, Si4 है, O10 है और OH का होल 8 होता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है क्या? इलाइट। अब इसकी संरचना देखते हैं। इधर संरचना में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? सिलिका, फिर एल्यूमिना और फिर सिलिका। जो सिलिका और एल्यूमिना की परत है ऑक्सीजन बंधों द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे ही इसमें भी ये ऑक्सीजन बंधों द्वारा जुड़ी होती है ना। तो ध्यान रखना, ये एक परत, ऐसे ही बहुत सारी परतें आपस में जुड़ी होंगी। चूँकि इनके बीच में ये पोटेशियम और आ जाता है, ये पोटेशियम आते ही इनकी क्या हो जाती है? प्रसारीय दूरी कम हो जाती है। तो प्रसारीय दूरी इनकी कम हो गई। तो इनमें ये धनायन है जिनको ये अधिशोषित करते हैं, तो ये धनायन जो है एक दूसरे से क्या हैं? विस्थापित हो जाते हैं। इनको कहते हैं, इसको कहते हैं धनायन विनिमय को, मतलब धनायन को विस्थापित होने की क्रिया को कहते हैं धनायन विनिमय। तो ये हो जाता है बेटे क्या? हमारा तीसरी इलाइट मृत्तिका, यानी इलाइट और मोंटीमोरिलोनाइट जो है उसकी संरचना भी लगभग सेम है, सिर्फ ये पोटेशियम बीच में आया है। बाकी सब में और धनायन थे, लेकिन यहाँ पोटेशियम, तो उसकी जो प्रसारीय दूरी है मोंटीमोरिलोनाइट की वो तो अधिक होती है, और इसमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्रसारीय दूरी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आज हमने मृत्तिका के प्रकार में जो हमारा अकार्बनिक कोलाइड है, उस अकार्बनिक कोलाइड में सिलिकेट किले, आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो है ही नहीं, तो सिलिकेट किले को पढ़ा। सिलिकेट किले में 3 टाइप की हमने मृत्तिका पढ़ी, केओलिनाइट, मोंटीमोरिलोनाइट और इलाइट, है ना। इसके बाद में जो ये मृत्तिका है इसके हम पढ़ेंगे महत्व, ठीक है बेटे। इसके महत्व हमें पढ़ने, और फिर आ जाएगा हमारा कार्बनिक कोलाइड हुमस जो दूसरे टाइप का है। तो ये जो महत्व हैं इनके बारे में अब चर्चा करते हैं कि मृत्तिका जो है इन खनिजों का महत्व क्या है। तो देखो बेटे, मृदा में मृत्तिका सक्रिय अवयव है ना। मृदा में मृत्तिका जो है वो क्या है? सक्रिय कारक माना गया है। ये भौतिक और रासायनिक गुण इसको प्रभावित करते हैं। इसके महत्व निम्न हैं। नंबर 1, मृदा उर्वरता। मृदा में जो मृत्तिका की उपस्थिति है इससे पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि होती है, जिससे उर्वरता बढ़ जाती है। तो मृत्तिका से क्या है? पोषक तत्वों की प्राप्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है? उर्वरता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता, सेकंड महत्व है जल धारण क्षमता। मृत्तिका के कण बहुत छोटे होते हैं, महीन होते हैं, तथा रंध्रों का आकार भी छोटा होता है। रंध्रों का आकार भी कैसा होता है? छोटा, जिससे मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और पौधों के लिए जल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो छोटे कणों के कारण जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे जल की उपलब्धता बढ़ जाती है। तीसरा है धनायन विनिमय क्षमता। अब धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका में क्या होता है कि इनकी उपस्थिति से मृदा में धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कि जो मृत्तिका की उपस्थिति है उससे धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है, और किले के कणों पर अधिशोषित आयन धनायन विनिमय द्वारा मृदा में घुलकर पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। यानी मृत्तिका के कारण किले के कणों पर जो आयन अधिशोषित होते हैं वो धनायन विनिमय द्वारा मृदा के विलयन में घुल जाते हैं और पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4, पोषक तत्वों का अधिशोषण। तो पोषक तत्वों में जो मृत्तिका है इसके सूक्ष्म कण होने के कारण इनका क्षेत्रफल अधिक होता है। इन कणों के ऋणावेश के कारण धनायन अधिक अधिशोषित होते हैं। चूँकि ये क्या है, मृत्तिका के जो कण है वो ऋणावेशित होते हैं, तो धनायनों को अधिक अवशोषित करते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला है पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। तो मृत्तिका की सतह पर कैल्शियम जैसे Ca+2, मैग्नीशियम वाला Mg+2, सोडियम Na+2, Na+, NH4+, K+ आदि धनायनों का अधिशोषण होने से पोषक तत्वों के भंडारण में हो जाती है क्या? वृद्धि।
और इसके बाद नंबर 6 बंधक प्रभाव। तो मृतिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण कर देते हैं, साथ ही बालू के कणों को बांधने की क्षमता रखते हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा सुधर जाती है। तो इस तरीके से मृतिका खनिज के जो महत्व हैं वो 6 हैं। मृदा उर्वरता में को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता से जल की उपलब्धता बढ़ जाती है, धनायन विनिमय क्षमता से क्या है, पोषक तत्व मृदा में घुल जाते हैं, जिससे पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद पोषक तत्वों का अधिशोषण होता है और पोषक तत्वों के भंडारण में भी वृद्धि होती है। और छठा कारक है कि बंधक प्रभाव बढ़ जाता है ना। तो बंधक प्रभाव के कारण भौतिक दशा सुधरती है। तो इस तरीके से ये हो गए बेटे मृतिका खनिज के महत्व, यानी कि जो हमारी सिलिकेट मृतिकाएं उनके महत्व। इसके बाद जो दूसरे टाइप की है कार्बनिक कोलाइड्स, तो कार्बनिक कोलाइड्स होते हैं ह्यूमस, वो पढ़ेंगे बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।